नमस्कार दोस्तों, आज भारत की राजनीति में एक तो शब्द बार बार सुनाई देता है और वो है परिवारवाद। लेकिन परिवारवाद सिर्फ सत्ता अपने परिवार तक रखने का एक तरीका है या फिर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अपनी पार्टी और विचारधारा बचाने की एक मजबूरी। आज हम भारत में हो रही परिवारवाद की राजनीति को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कुछ मंत्रियों को लेकर परिवारवाद के आरोप लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों में परिवारवाद सिर्फ पार्टी विचारधारा बचाने की मजबूरी है या फिर राजनीति को अपने परिवार तक सीमित रखने का एक तरीका है। असल में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने हमेशा एक बड़ा संकट रहा है, लीगेसी क्राइसिस, यानी उत्तराधिकार का संकट। उन्हें हर समय पार्टी टूटने का डर बना रहता है। हाल के वर्षों में हम देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तब उन्होंने अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कुछ समय बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। बीजेपी ने उन्हें तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया। इसी तरह 2014 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तब उन्होंने अपने पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बाद में वे भी पार्टी लाइन से अलग रास्ते पर चल पड़े। जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं के विरोध में बयानबाजी करने लगे। यहीं से क्षेत्रीय पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। जब किसी सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है तो पार्टी के भीतर नेतृत्व प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। हर नेता खुद को चेहरा मानने लगता है। ऐसे में संगठन कमजोर होने लगता है और पार्टी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके उलट जब पार्टी प्रमुख के परिवार का कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसके प्रति कार्यकर्ताओं में एक सहज स्वीकार्यता होती है। जनता भी उसे जाना पहचाना चेहरा मानती है। विचारधारा को लेकर भी जनता में कोई दुविधा नहीं होती है। उसे पार्टी की विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता है। और यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का मामला भी होता है। परिवार से आने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है यह पार्टी उसके माता पिता या परिवार के द्वारा बनाई हुई एक विरासत है। उसकी पार्टी के प्रति एक भावनात्मक लगाव और वफादारी होती है। यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर परिवारवाद को सिर्फ सत्ता सुख नहीं बल्कि संगठन और विचारधारा बचाने का एक तरीका मानती हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जैसे नेता जिन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है, उनकी बढ़ती उम्र के साथ उत्तराधिकार को लेकर के सवाल उठने लगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच यह चिंता बढ़ने लगी कि आगे नेतृत्व कौन संभालेगा। ऐसे में पार्टी के भीतर दबाव बढ़ा कि परिवार से किसी व्यक्ति को राजनीति में लाया जाए। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई सेकेंड लाइन के नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और जीतन राम मांझी। लेकिन समय के साथ सभी अपने महत्वाकांक्षा के चलते अलग अलग रास्तों पर चले गए। और क्षेत्रीय पार्टियां यही तर्क देती हैं कि परिवार से आने वाला व्यक्ति के टूटने की संभावना कम होती है क्योंकि उसका राजनीतिक अस्तित्व उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि परिवारवाद के सहारे राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति अयोग्य होता है। कई लोग बचपन से राजनीति देखते समझते हुए बड़े होते हैं। उन्हें प्रशासन, संगठन और सत्ता संचालन का अनुभव पहले से होता है। भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता हुए जिन्हें राजनीति विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नवीन पटनायक, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन। इन नेताओं ने सिर्फ विरासत नहीं संभाली बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान भी बनाई। इसके विपरीत कई ऐसे नेता भी हुए जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के ऊंचे पद तक पहुंचे लेकिन देश और समाज के लिए कुछ खास परिवर्तन नहीं कर पाए। इसीलिए राजनीति में सिर्फ परिवारवाद से आना ही योग या अयोग का पैमाना नहीं हो सकता। जब परिवारवाद की बात होती है
तो इसकी तुलना अक्सर भारतीय जनता पार्टी से की जाती है। लेकिन क्या बीजेपी पूरी तरह परिवारवाद से मुक्त है? अगर नेतृत्व स्तर को छोड़ दे तो ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी में अनेक ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता भी बीजेपी में थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पिता भी भारतीय जनता पार्टी में थे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ के गुरु भी बीजेपी से जुड़े हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं और अनुराग ठाकुर ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन पर बहुत कम चर्चा होती है। कुछ चीजों को मीडिया और समाज सामान्य मान लेता है, जबकि वही काम दूसरी पार्टियां करे तो उसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। राजनीति में नैरेटिव कौन तय करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही कल्चरल हेजमनी कहलाता है। और कल्चरल हेजमनी भारतीय समाज में कैसे काम करता है, इसको समझना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है, चैनल पर जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल अलग है। आरएसएस के पास अपनी एक तरह की नर्सरी है जहां वर्षों तक कैडर तैयार किए जाते हैं। वो अलग अलग चेहरे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना होता है। यानी व्यक्ति से ज्यादा विचारधारा महत्वपूर्ण रहती है। ताकि सत्ता किसी की भी रहे, कंट्रोल एक खास जाति और विचारधारा का रहे। इसीलिए बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना ही लक्ष्य नहीं होता, बल्कि संस्थाओं में अपनी वैचारिक पकड़ बनाना भी उसकी रणनीति का हिस्सा होता है। बीजेपी के पास लंबे समय से अपर कास्ट और प्रभावशाली वर्ग का मजबूत समर्थन रहा है। इसी सामाजिक, आर्थिक और मीडिया प्रभाव के कारण उनके पास भारत में नैरेटिव गढ़ने की बड़ी ताकत भी है। बदले में बीजेपी भी उन वर्गों के हितों और प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देती हुई दिखाई देती है। फिर यही प्रभावशाली वर्ग अपने सामाजिक प्रभाव, संसाधनों और सांस्कृतिक पकड़ के जरिए नीचे के वर्गों और समुदायों का समर्थन बीजेपी के पक्ष में संगठित करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां किसी हार्डकोर विचारधारा से नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दे, सामाजिक न्याय आंदोलन और जन संघर्षों से निकली हुई पार्टियां हैं। उनके वोटर अक्सर किसी विचारधारा से ज्यादा एक विश्वसनीय चेहरा पर भरोसा करते हैं। इन क्षेत्रीय पार्टियों के पास बड़े पूंजीपतियों, मीडिया नेटवर्क या नैरेटिव गढ़ने की वैसी ताकत नहीं होती जैसी बीजेपी के पास है। यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर एक चेहरे पर निर्भर हो जाती हैं, जिसकी जनता में पहचान और वैधता पहले से बनी हुई है। और अधिकतर मामलों में यह चेहरा परिवार से ही आता है। इसीलिए परिवारवाद को सिर्फ अच्छा या बुरा कह देने से राजनीति को बहुत सतही तरीके से देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक अलग उदाहरण वामपंथी दलों का भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट और CPI-ML जैसी पार्टियों में परिवारवाद लगभग न के बराबर देखने को मिलता है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। इन पार्टियों की राजनीति जमीनी संघर्ष, कैडर और संगठन आधारित मॉडल पर टिका रहता है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ती है। यही कारण है कि नेतृत्व परिवार से नहीं, बल्कि संगठन के भीतर लंबे संघर्ष से उभरता है। आज बस इतना ही। आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।